अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो लाके साथ हाजिर हुआ हूं। पहले तो भाई दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो 3 बड़ी स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कैबिनेट से रिलेटेड। आज 18 मई है और ये कल या 19 मई को इमरान खान साहब जो है कैबिनेट का यहाँ पे 6 पॉइंट एजेंडा है उस पर वो ये चेयर करेंगे। बाकी तो हैं उसमें ये एजेंडे पे, लेकिन 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले। तो शुगर स्कैंडल आपको पता है इंक्वायरी चल रही है और ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी भी वो टाइम मांग रहे हैं वो इंक्वायरी कमीशन जो FIA का जिसको वाजिद ज़ियाद साहब हेड कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ अभी आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं, आप हमें टाइम दें, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फिर जो दूसरी बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है इसको आउटसोर्स करने की कोशिश की जा रही है कि ये किसी बैरून मुल्क की पार्टी को दिया जाए, वो जो इसको चलाए पूरे एयरपोर्ट को। और इस पर भी कल बड़ी इंपॉर्टेंट समरी जो है वो कैबिनेट में पेश की जा रही है इसकी एविएशन की तरफ से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें कुछ बड़े ये अहम कैच हैं, लेकिन जो बड़ी खबर है जो मेन है जिसके लिए मेरा मेन स्टोरी है मेरे पास, वो है इसकी कि पंजाब और जो सिंध जो हैं और इवन फेडरल के ये जो अफसरान हैं 3, आपको पता है यहाँ पे एक इरिगेशन या उस पर इंडस रिवर एक अथॉरिटी इरसा इसको कहते हैं, इनके पास कोई $45 लाख का इनके पास एक फंड था, लोन था। उस लोन और फंड में क्या कुछ ये करना था और ये क्या कुछ नहीं कर सके। ये मतलब $45 लाख का मतलब है तकरीबन पाकिस्तान के 70-80 करोड़ रुपए बनते हैं, और वो वर्ल्ड बैंक ने वो लोन वापस ले लिया, ज़ाय हो गया है लोन। क्यों ज़ाय हुआ है? पंजाब और सिंध की लड़ाई में। और इसमें लड़ाई की वजह बनती है जनाब 18वीं तरमीम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक अच्छी खासी बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट में पेश की जा रही है और उसमें बड़ी डिटेल दी गई है। और जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो अहम चीज़ उसमें कही गई है कि 3 बड़े अफसर जो हैं, बड़े बिग बल्कि 4 बड़े अफसर जो हैं, उनको आके ये कहा कि सिफारिश की गई मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर की तरफ से कि इन्होंने यहाँ पे $45 लाख का जो कर्जा मिला था पाकिस्तान को, जो ग्रांट थी, और उससे टेलीमेट्री यहाँ पे सिस्टम बनना था, और ये सूबों के दरमियान पानी की तकसीम जो है आपका पंजाब और सिंध के दरमियान आपको पता है एक अच्छी खासी लड़ाई रहती है, डैम्स की वजह से रहती है, डैम नहीं बनने देंगे, वो पानी चोरी के इल्ज़ामात लगते हैं, सिंध जो है पंजाब पे लगाता है। इन तमाम आके शिकायत को एड्रेस करने के लिए टेलीमेट्री यहाँ सिस्टम लगना था, और $45 लाख की बकायदा यहाँ पे उन्होंने ये पैसे दिए थे वर्ल्ड बैंक ने। वो पंजाब और यहाँ सिंध की लड़ाई की वजह से वो पैसे ज़ाय हो गए, वापस चले गए। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहा गया है कि जनाब ये जो 3 लोग जो है ना इनको बरतरफ करें, और उसके लिए बड़ी उन्होंने एक लंबी चार्जशीट की है। और इमरान खान साहब के सामने कल एक टेस्ट है कि पंजाब और सिंध के स्पेशली ये 2 बड़े इसके मेंबर्स हैं, वो मैं आपको नाम भी बताऊंगा और वजूहात भी बताऊंगा, इनको बरतरफ किया जाए। सो ये 3 स्टोरीज हैं आपके सामने मैं शेयर करनी है। मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ, शुगर से शुरू करते हैं कि शुगर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि आपको पता है पिछले हफ्ते जो है उन्होंने ये बुलाया था, 2 बड़े लोगों को बुलाया गया था। एक उससे पहले असद उमर साहब आते, असद उमर के बाद जो है वज़ीर पंजाब जो हैं बुज़दार साहब, उनको बुलाया गया था, और फिर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को बुलाया गया था। बुज़दार साहब के बारे में आपको पता रिपोर्ट्स आई थी कि उन्होंने सारा मलबा जो है ना उठा के उन्होंने यहाँ फेडरल हुकूमत पर डाल दिया कि ना मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मुझे फेडरल हुकूमत की तरफ से ये हिदायत आई थी, उनका डिसीजन आया था, मैंने तो उस पर इंप्लीमेंटेशन कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है ये काफ़ी नहीं है। ये कह देना कि जनाब कि मुझे यहाँ फेडरल हुकूमत से ये फैसला आया था, मैंने इंप्लीमेंटेशन कर दिया, तो मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा ख्याल है बुज़दार साहब भी फंसेंगे और पूरे तरीके से फंसेंगे। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, 18वीं तरमीम के बाद फैसले आपने करने हैं, सूबों ने करने हैं कि आपने किसको क्या देना है, नहीं देना है। फेडरल हुकूमत आपको इन मामलों में डिक्टेट नहीं कर सकती। और असद उमर साहब का जो फैसला था ये कैबिनेट का, अगर आप उसको पढ़ें तो जहाँ पे खैर उनकी अपनी फीलिंग्स हैं, वो एक उसका जवाब उन्होंने जाके दिया है, मुझसे भी उनकी बात हुई थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि सूबे अगर चाहें तो वो सब्सिडी दे सकते हैं, तो सूबे ना चाहते तो सब्सिडी नहीं मिल सकती थी। लिहाजा उनका ये कहना सारा डाल देना इस फेडरेशन पे। अब आपस में लड़ना शुरू हो गए। वो कहते हैं ना बंदर के पाँव जलने शुरू हुए थे बांदरी के, तो उसने अपने बच्चों को अपने उसमें दे दिया, पैरों को नीचे दे दिया। तो अब वही हाल होने वाला है कि लोग ढूंढ रहे हैं कि नहीं ये उसका कसूर है, ये उसका कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि सबको पता चलना शुरू हो गया है कि 2-4 की गर्दन में तो फिट होगा। अब उसमें ECC के गले में फिट होता है, कैबिनेट का होता है, या उसके बाद जाके बुज़दार साहब की कैबिनेट में फिट होता है, लेकिन किसी ना किसी के गले में तो आपने फिट करना है। और एक तो ये था बुज़दार साहब, मेरा ख्याल है इसमें वो नहीं जा सकते, स्पेशली जब उनका वज़ीर ख़जाना जो हाशिम बख्त है जिसने पैसे रिलीज़ किए अप्रूवल में शामिल था।
उसने अपने भाई के मिल को पैसे दिए हैं, या 56 करोड़ रुपया 46 करोड़ रुपया भाई के मिल को दिया, जो कैसे आप लोग उससे निकल सकते हैं कि नहीं जी उसका कसूर है, A B C Z का कसूर है, हमारा नहीं है। तो दूसरी बड़ी जो अपेयरेंस थी वो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की है कि दाऊद साहब जो हैं ये इनिशिएट करने वाले थे, इन्होंने शुगर एडवाइजरी बोर्ड में, ये उसके चेयरमैन थे, ये वहाँ से लेकर समरी ने शुगर बोर्ड की उठाई, ये गए असद उमर के पास, इन्होंने केस प्ली किया, ICC से फैसला करवाया, फिर कैबिनेट में गए वहाँ फैसला करवाया। सो उनकी जो है वो बड़ी अहम है। और पहली दफ़ा मुझे लगता है ऊँट जो है ना पहाड़ के नीचे आ रहा है, और इतनी जल्दी जो है ना वो शायद उनकी भी जान उस पर ना छूटे। और सबसे बड़ी जो स्टोरी है वो ये है कि वो जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी असद उमर साहब ने, जिसने वजीरों की कमेटी, जिसने मिलना था हर 15 दिन बाद कि कीमतें तो नहीं बढ़ी चीनी की इसके एक्सपोर्ट के नतीजे में या पैसों के नतीजे में, वो उसका एक इजलास भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से 100 रुपया लोगों की जेब से निकल गया। वो कमेटी की तरह, वो मिनिस्टर कौन थे वो भी मैं आपके साथ एक अलहदा इस पर बुला करूँगा कि लंबी कहानी, एक दो लोगों नहीं है, पूरा का पूरा गैंग इसमें मुलव्वस है कि कैसे आपने चीनी में माफिया को आपने माल खिलाया है कि लोगों की जेब से 3 बिलियन भी निकाल रहे हैं और 100 रुपया महंगा कर भी निकाल रहे हैं और बल्ले बल्ले करके निकल रहे हैं। खैर अब ये कहा जा रहा है कि वो उसकी टाइम जो है ना एक्सटेंड कीजिए। एक तो ये, दूसरा जो मैंने आपको बताया वो उसके है ये एयरपोर्ट्स के हवाले से, यहाँ पे कुछ लॉबीज हैं वो ये कोशिश कर रही है, और इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं, उनके एडवाइज़र जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसका एयरपोर्ट का ठेका जो है ना ये उसको कतर को दिया जाए। ये कोरोना से पहले की बात करो, जिसकी वजह से कि एयरपोर्ट तो ये फंक्शनल हो गया है, लेकिन इसमें जो आपको नज़र आते हैं आप जाए ना बाकी दुनिया के उस पर जाएँ, उन पर एयरपोर्ट्स पे जाएँ तो आपको ब्रांड्स नज़र आते हैं, वहाँ पे कैफ़े नज़र आते हैं, शॉपिंग प्लाजा, ड्यूटी फ्री वगैरह। इस्लामाबाद एयरपोर्ट उजड़ा हुआ यतीम सा लगता है। उसके मेन रीज़न ये है कि पिछले 1.5-2 साल से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो करीबी एडवाइज़र हैं, उनके बड़े दोस्त हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब कि हमें जो है ये देना चाहिए, उसको कतर को देना चाहिए, और वो डिले कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे कुछ और मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं या लोग हैं वो इसको रजिस्ट कर रहे थे कि हमें सिर्फ कतर को नहीं देना चाहिए, हमें इसको आके बिडिंग करानी चाहिए, सो बेहतर से बेहतर हमें अगर कोई डील मिल सकती है तो हमें इसको उस तरह करना चाहिए। इन दोनों को टग ऑफ वार की वजह से एडवाइज़र साहब जो इमरान खान साहब के दोस्त जो हैं उन्होंने अब तक इसको नहीं होने दिया। वही आज का रूजवेल्ट के भी मामला देख रहे हैं, PA का जो होटल है न्यूयॉर्क में, वो पेरिस में होटल है, उसको भी देख रहे हैं, वो एयरपोर्ट्स के मसले भी देख रहे हैं, लिहाजा वो अच्छी खासी बिग उसमें गेम में लगते हैं, शामिल लगते हैं। उस पर भी एक सिविल एविएशन एक समरी बना के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भेजी है कि उसको वहाँ कैबिनेट में कि आप बताएं हम इसको कैसे करें और पूरा प्रोसीजर वगैरह जो है ना इसकी बिडिंग कराई जाए या क्या कुछ कराया जाए। अभी तो कोरोना की वजह से सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन वो यही समझते हैं बाद में हो सकता है। सो वो भी बहुत बड़ा एक टॉपिक, और पाकिस्तान को बड़ा यहाँ नुकसान हुआ है इसकी वजह से कि आपने आउटसोर्सिंग नहीं की 1.5-2 सालों की वजह से, क्योंकि आप कतर को देना चाह रहे थे। तो कैबिनेट ने पहले भी एक फैसला किया था कि आप जो है ना कतर के साथ बातचीत करें। अब की दफ़ा कोई नई चीज़ें हैं जो कैबिनेट के सामने पेश की जा रही है, ये तो होगी। अब मैं आता हूँ बड़ी खबर की तरफ, जो आपको बता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि 3 बड़े अफसर जो हैं उनको बरतरफ करें। उनकी बरतरफी जो है मेरा ख्याल है वो अगर वो उस पर ये सिंध और पंजाब ना माने, क्योंकि वो 18वीं तरमीम के तहत खुद को अपने आप को खुद मुख्तार कहते हैं, तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये रिकमेंडेशन की गई वाटर एंड पावर की तरफ से कि 3 बड़े नाम जो है ना आप इनको बरतरफ करें। वो नाम कौन कौन से? फेडरल का इरसा का जो मेंबर हैं उनका नाम है असजद इम्तियाज साहब, इनका कहा गया है कि इनकी छुट्टी करें, उसकी वजूहत बताऊंगा क्यों करें। फिर जो पंजाब से हैं मेंबर हैं वो बड़े उनका नाम है जनाब राव इरशाद अली खान साहब, इनका कहा गया कि इनको बरतरफ करें, डी नोटिफाई करें। और तीसरे जो हैं सिंध से सैयद मजहर अली शाह साहब हैं, इनके बारे में कहा गया कि इनको भी बरतरफ करें। इल्ज़ामात इन पर बड़े दिलचस्प हैं। वो ये कहते हैं इमरान खान साहब की कैबिनेट के जब इसको टेकअप करेगी और इनको वहाँ पे पूरी इसको ब्रीफिंग दी जाएगी, वो ये कहा गया कि जनाब कि कोई आपको पता है कि सिंध और पंजाब में पानी चोरी में बड़ी एक दूसरे के साथ ये लेन देन रहता है और उसको शिकायतें रहती हैं। इन शिकायतों को एड्रेस करने के लिए पानी चोरी नहीं होना चाहिए, और 91 का जो वाटर रिकॉर्ड है उसके तहत हर सूबे को प्रॉपर जितना पानी मिलना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पे सिंध जो है वो पंजाब पे चोरी का इल्ज़ाम लगाता था, और बलूचिस्तान जो है वो सिंध पे लगाता था कि हमारा पानी चोरी हो रहा है। तो ये आप एक दूसरे पे चोरी के इल्ज़ाम खेल रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पता है डैम भी नहीं बनने दे रहे थे। ये एक उसमें मेन रीज़न थी कि एक दूसरे पे ट्रस्ट डेफिसिट था। टेक्नोलॉजी आपको पता है बहुत तरक्की कर गई है, तो ये फैसला किया गया टेलीमेट्री एक सिस्टम होता है, उसके ज़रिए टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम सारी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है ताकि तमाम सूबे देख सकें कि हमारा पानी किधर आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कोई चोरी तो नहीं हो रहा। इसके लिए मुख्तलिफ साइट्स भी उन्होंने आके अप्रूव कर ली थी कि किन किन साइट्स पर सिस्टम आके इंस्टॉल कर लिया जाएगा। ये 2017 के बाद की बात है।
اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ورلڈ بینک سے بات کی گئی کہ آپ لون دیں. ورلڈ بینک نے $45 لاکھ اسی کے لیے اپروو کیا تھا کہ صوبوں کے درمیان یہ لڑائی ختم ہو اور ٹیلی میٹری یا سسٹم جو ہے وہ کیا جائے. اس کے بعد ارسا نے یہ ورلڈ بینک کی اپنی ان کی کنسلٹنٹ کی ایک اپنا ان کا مینول ہے وہ سامنے رکھ کے انہوں نے آ کے ہائر کر لیا کنسلٹنٹ جو ہے, ایک بڑی ٹاپ فارم کو کنسلٹنٹ جو ہائر کیا گیا. تو کچھ ایسے بات پتہ چلا کہ کنسلٹنٹ تو اس قابل نہیں تھے کہ وہ ہائر ہو سکتے, بلکہ پنجاب اریگیشن ایک پروجیکٹ ہے اور اس میں یہی کنسلٹنٹ تھے اور ان کی جو ہے ان پرفارمنس بڑی پور تھی. اس پہ یہ مسئلہ بنا, ڈیلے ہونا شروع ہوئی. ان دا مین ویل عمران خان صاحب جو ہیں یہ بن کے وزیر اعظم بن کے پاکستان, اور یہ مسئلہ جو ہے یہاں پہ کامن آف یہ کونسل انٹرسٹ جو ہے جس میں چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی پہنچا. تو پھر فیصلہ کیا گیا آ کے عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا پتہ کریں کہ مسئلہ کیا ہے, یہ پروجیکٹ آگے چل کیوں نہیں پا رہا. تو اس پہ ارسا نے کہا جناب اس کو جو ہے نا اس کو دوبارہ آپ اس کے ریٹینڈرنگ کریں, دوبارہ پروسیس کریں, ہمیں اس پارٹی پہ وہ نہیں اعتراض ہے سارا. تو اس پہ ورلڈ بینک نے اس اعتراض کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, جو پروسیس ہو چکا اسی بلڈنگ کے تحت آپ ان کو ایوارڈ کریں. یہاں سے لڑائی شروع ہوئی. یہ تو ایک طرف کی لڑائی رہے گی. اب جو فائنڈنگ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے جو رپورٹ بھیجی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو, انکوائری رپورٹ جو ہے جو اس میں کیبنٹ میں آ رہی ہے, اس کی فائنڈنگ بڑی انٹرسٹنگ. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ پنجاب اور سندھ والے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں, یہ ممبران جو ہیں, اور یہ لڑائی صرف میں نے کہا نا یہ صرف سیاستدانوں میں نہیں ہے, یہ صرف کچھ سندھ اور پنجاب کے سیاستدان نہیں لڑتے, فیڈرل یا یہ سندھ کے اس وقت وزیر اعلیٰ اور یہاں پرائم منسٹر کی لڑائی نہیں ہو رہی. یہ اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ یہ پولیٹیکل یا آفس بیرا لڑتے ہیں پرائم منسٹر اور یہاں پہ اب اس کے سندھ کے وزیر اعلیٰ, سندھ کا وزیر اعلیٰ ورسز فیڈریشن, یہ لڑائی آپ کو ارسا میں بھی نظر آ رہی ہے. یہی جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہاں پہ بھی آ کے امپیکٹ ہے. ایک تو منسٹری یہ کہتی ہے فیڈرل کے جب ہم کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پنجاب سے یا سندھ سے تو وہ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں 18ویں ترمیم کے تحت, ہم تو فری ہیں, آپ تو ہمیں انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتے, لہٰذا ہماری وہ کوئی بات ہی نہیں سنتے. نمبر 1. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں, یہ ممبران ہیں, یہ جو ہے وہ کوئی بات کرے گا تو وہ سندھ نہیں مانے گا, سندھ کرے گا تو پنجاب نہیں مانے گا, اور ساتھ میں سارا تماشا جو ہے فیڈریشن کے جو نمائندے ہیں وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, وہ بھی فیڈرل حکومت کی پالیسی کو نہیں فالو کرتے. ایک بڑی انہوں نے اہم بات کی اس میں انکوائری رپورٹ میں جو اس میں یہ کیبنٹ کو پرپوزل دی گئی کہ جناب یہ اس میں 2 ممبران ہیں سندھ کے اور اس کے یا پنجاب کے, تو انٹرسٹنگلی ان دونوں کی عمریں 68 ایئر سے اوپر ہے. یہ 3 دفعہ ایکسٹینشن لے چکے ہیں. ان کی حکومتیں جو ہیں پنجاب کے یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہوں یا سندھ کے وزیر اعلیٰ ان کو ایکسٹینشن دے چکے ہیں. حالانکہ 65 ایئر کے بعد آپ جو رول ہے یہاں پہ یوزلی طور پر کنٹریکٹ نہیں دیا جاتا, ری امپلائمنٹ نہیں کی جاتی. وہ کہتے ہیں 68 کے ہو چکے ہیں اور مسلسل یہ ایکسٹینشن پہ ہیں دونوں کے دونوں جو ہیں. تو لہٰذا جتنا بھی انہوں نے کہا جناب یہ نقصان ہوا ہے, اب سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جیسے میں نے کہا صوبوں کے درمیان جو ختم ہونی تھی یہاں پہ ٹگ آف وار وہ ویسے چلتی رہے گی, پانی چوری کے مسئلے ایک دوسرے پہ الزامات سے چلتے رہیں گے, اور جو پیسہ آیا تھا یا $45 لاکھ وہ بھی واپس چلا گیا ہے, ضائع ہو گیا ہے. ان کی آپس کی لڑائی میں یہ تینوں جو لڑے, فیڈرل حکومت کے نمائندے اسجد صاحب کے پہ یہ الزام لگا ہے, سندھ کے نمائندے پہ اعتراض ہوا ہے کہ اور ساتھ میں پنجاب کے ہوا ہے کہ ان تینوں کی لڑائی کی وجہ سے یہ ہمارا اتنا بڑا سسٹم تھا وہ نہیں لگ سکا, پورا پروسیس ڈیلے ہو گیا ہے, اب نئے سرے سے ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. ورلڈ بینک جو پیسہ دے رہا تھا تو وہ چلا گیا, لہٰذا انہوں نے کہا مہربانی فرمائیں آپ ان کو برطرف کریں, ڈی نوٹیفائی کریں اور سندھ اور پنجاب کو کہیں کہ وہ اپنے یہاں پہ نئے نمائندے دیں, نئے نام دیں. اب دیکھنا یہ ہے کیبنٹ اس پہ کل کیا فیصلہ کرتے, ڈی نوٹیفائی کرتی ہے, ان کو برطرف کرتی ہے اور پنجاب اور سندھ سے وہ نئے نام لیتی ہے, فیڈرل حکومت کو اپنا نیا نمائندہ رکھتی ہے. اب اگر اس پہ جو حالات چل رہے ہیں وہاں پہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں, چلو پنجاب کی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی حکومت پی ٹی آئی کی, اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کو سید مظہر علی شاہ صاحب جو ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب ان کو برطرف کرنے پہ راضی نہیں ہوتے, یا وہ کہتے ہیں یہی کنٹینیو کریں گے اور فیڈرل حکومت ان کو نہیں ہٹا سکتی کیونکہ نامینیٹ کرنا ہماری پاور ہے, لیکن یہ بھی اس ایکٹ کے تحت کہتے ہیں کہ ہم ان سے نئے نام مانگ سکتے ہیں. سو ایک نیا یا 18ویں ترمیم کہیں, ایک یہاں پاور کی ایک اس پہ اسٹرگل کریں. اب یہ ٹیسٹ ہے یہ فیڈرل حکومت کا اور صوبوں کا کہ کیا وہ 18ویں ترمیم کو بنیاد بناتے ہیں یا جو ریکمنڈیشن واٹر اینڈ پاور نے دی ہیں کہ انہیں کو فالو کرتے ہیں, یا واٹر اینڈ پاور کی اس ریکمنڈیشن کو انکوائری رپورٹ کو صوبے جو ہیں اٹھا کے مسترد کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ کے ہمیں بتانے والے کہ کون ہمیں ریپرزینٹ کرے گا اور کون نہیں کرے گا.